सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 7 में अपन पढ़ रहे थे कोलॉइड का वर्गीकरण। एक प्रकार का वर्गीकरण परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अपन ने कर लिया था। आज अपन उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो कोलॉइड का जो वर्गीकरण है उसका जो दूसरे प्रकार का आधार है वो देखिएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर देखिएगा, कोलॉइड है, उसकी दो प्रावस्थाएं हैं, उसके दो घटक हैं, परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। और उनके मध्य आकर्षण बलों के आधार पर कोलॉइड को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, जिसको आप द्रव स्नेही भी कह सकते हैं। और लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हेटिंग, जिसे द्रव विरोधी भी कहा जा सकता है। तो आकर्षण बलों के आधार पर एक हो गया द्रव स्नेही, दूसरा हो गया द्रव विरोधी। यहां अगर कोलॉइड में परिक्षेपण माध्यम मतलब द्रव की जगह अगर जल हो तो इन्हें अपन लायोफिलिक को हाइड्रोफिलिक जल स्नेही और लायोफोबिक को हाइड्रोफोबिक जल विरोधी कहेंगे, अगर परिक्षेपण माध्यम जल है तो। अब देखिएगा इनके गुण क्या है और इनका तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इनको द्रव स्नेही क्यों बोला, लायोफिलिक क्यों बोला। लायोफिलिक या द्रव स्नेही कोलॉइड में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल होता है, जबकि द्रव विरोधी देखिए नाम से लग रहा है लिक्विड हेटिंग। तो परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, मतलब आकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। अब दूसरा गुण देखिएगा, दोनों प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बल होने के कारण लायोफिलिक या द्रव स्नेही कोलॉइड का जब अपन निर्माण करते हैं तो परीक्षित प्रावस्था को सीधे ही परिक्षेपण माध्यम में डालकर उसका निर्माण कर सकते हैं। मतलब इनके निर्माण के लिए आपको कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। जबकि द्रव विरोधी का जब निर्माण करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ विशेष प्रकार की विधियों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ रासायनिक विधियां हैं, कुछ भौतिक विधियां हैं, वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आसानी से निर्मित नहीं होते हैं द्रव विरोधी, इनके लिए कुछ विशेष प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट अंतर देखिएगा, द्रव स्नेही कोलॉइड में जब अपन कोलॉइड बनने के बाद की बात कर रहा हूं, द्रव स्नेही कोलॉइड में अगर परीक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से पृथक कर लिया जाए तो पृथक करने के बाद परीक्षित प्रावस्था को पुनः परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर कोलॉइड को वापस प्राप्त कर सकते हैं।
तो प्रेक्षित प्रावस्था को पृथक भी कर सकते हैं और पुनः मिलाकर वापस कोलॉइड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? उत्क्रमणीय। ये उत्क्रमणीय होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड है, लायोफोबिक है, उसमें से एक बार अगर आपने परीक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से पृथक कर लिया तो परीक्षित प्रावस्था को पुनः परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर पुनः कोलॉइड प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसा हो गया? अनुत्क्रमणीय। लायोफिलिक उत्क्रमणीय, लायोफोबिक अनुत्क्रमणीय होता है। अब देखिएगा, लायोफिलिक या द्रव स्नेही कोलॉइड में परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है, इसका मतलब ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकल जाती है, तो कोलॉइड की ऊर्जा का मान कम होता है और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो लायोफिलिक कोलॉइड हैं, ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। उधर लायोफोबिक या द्रव विरोधी कोलॉइड में प्रतिकर्षण बल है, ऊर्जा का अवशोषण होता है और कोलॉइड की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसका स्थायित्व क्या होगा? कम होता है। ये अस्थायी होते हैं, है ना। अब देखिए, चूंकि ये स्थायी है द्रव स्नेही कोलॉइड, अतः अगर मान लो आपको इस द्रव स्नेही कोलॉइड में से परीक्षित प्रावस्था को अलग करना है, स्कंदित करना है, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलॉइड का स्कंदन कैसे होता है, इसको अपन सेपरेट टॉपिक स्कंदन उन्नन में पढ़ेंगे, आगे डिटेल में आएगा। तो स्कंदन के लिए किसकी आवश्यकता है? विद्युत अपघट्य की आवश्यकता है। चूंकि ये स्थायी है, इसलिए इसके लिए अगर स्कंदन करना है तो बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य चाहिए, ज्यादा विद्युत अपघट्य। द्रव विरोधी कोलॉइड है, ये अस्थायी होता है, तो इसके स्कंदन के लिए विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इसका स्कंदन अगर आपको करना है तो इसमें थोड़ा सा ही विद्युत अपघट्य मिला देंगे तो उससे इसका स्कंदन हो जाता है, बड़ा आसानी से हो जाता है। अब देखिए, कल अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो पार्ट 7 में कोलॉइड के विभिन्न गुण देखे थे। उसमें अपन ने देखा था कि कोलॉइड के जो विशेष गुणों में से कुछ गुण जैसे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, जो सिर्फ कोलॉइडों के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं, उन दोनों गुणों में से जो टिंडल प्रभाव है वो द्रव स्नेही कोलॉइड नहीं दर्शाते हैं। तो द्रव स्नेही कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट होता है। कोलॉइड होते हुए भी द्रव स्नेही कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। और देखिएगा, जो द्रव स्नेही कोलॉइड है उनकी शांता का मान, विस्कासिता या शांता का मान परिक्षेपण माध्यम से ज्यादा होता है। शांता जो है वो परिक्षेपण माध्यम से ज्यादा होती है, जबकि जो द्रव विरोधी कोलॉइड है उनकी शांता का मान परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। और देखिएगा, अगर पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव, तो द्रव स्नेही कोलॉइड है, इनके पृष्ठ तनाव का मान परिक्षेपण माध्यम से कम होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड है, इनके लिए पृष्ठ तनाव वही परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। अगर
इनकी दृश्यता की बात करें तो द्रव स्नेही कोलॉइड के कण अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड हैं, इनके कण अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो ये देखिए इनमें कुछ अंतर है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये अंतर पूछे गए हैं। काफी सरल भी है, एकदम थ्योरेटिकल के जैसा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आसानी से आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए उदाहरण की बात करें तो द्रव स्नेही कोलॉइड के कुछ उदाहरण मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, गम मतलब गोंद, ये कुछ द्रव स्नेही कोलॉइड के उदाहरण हैं। और द्रव विरोधी कोलॉइड के कुछ एग्जाम्पल लें तो जैसे गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल, मतलब धातुओं के सोल होता है ना, कल अपने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड, परीक्षित प्रावस्था ठोस होती है, प्रक्षेपण माध्यम द्रव होता है, उसे सोल कहते हैं। तो धातुओं के सोल, अधातुओं के सोल, ये द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं। तो ये दो प्रकार के कोलॉइड हैं, परीक्षित प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। अब देखिए तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो देखिए, तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो देखिए, कणों के आकार के आधार पर। कणों का आकार मैंने कल भी बताया था, कोलॉइड जो होता है उसमें कण का आकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलॉइडी कणों का आकार किस रेंज में होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से छोटे कण है तो उस विलियन को क्या कहेंगे? वास्तविक विलियन या यथार्थ विलियन कहेंगे। और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़े कण हैं तो उसे क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। कोलॉइड सिर्फ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज अगर कणों के आकार की है तो उसे कोलॉइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कणों के आकार के आधार पर कोलॉइड 3 प्रकार के हैं। पहला बहुअणुक, जिसे आप मल्टीमोलिकुलर भी कह सकते हैं। दूसरा है इसका वृहद अणुक, और तीसरा है संगुणन या संगुणित अणुक, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। देखिएगा, बहुअणुक नाम से लग रहा है बहुत सारे अणु। इस प्रकार के जो कोलॉइड हैं उनके कण बहुत छोटे होते हैं और उनके अणुभार का मान भी बहुत कम होता है। तो छोटे कण हैं तो वो तो वास्तविक विलियन बनाएंगे, तो कोलॉइड कैसे बनेगा? ये जो छोटे कण हैं वो बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कण आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जो उनका समूह बनता है उस समूह का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाता है, तो कोलॉइड की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे गोल्ड सोल, जैसे S8 का कोलॉइड, सल्फर कोलॉइड की बात करें तो सल्फर कोलॉइड में S8 के लगभग 1000 अणु आपस में जुड़ेंगे तो उसके बहुअणुक का निर्माण होगा। इस कण का आकार कोलॉइडी कण के समान होगा, तभी यह कोलॉइड की तरह व्यवहार कर पाएंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुअणुक हो गया, बहुत सारे कण आपस में जुड़कर कोलॉइडी कण बना देते हैं। वृहद अणु मतलब मैक्रोमोलिक्यूलर,
मैक्रोमोलिकुलर। इन कणों का आकार ही पहले से ही बड़ा होता है, मतलब कोलोइडी कण के आकार की रेंज का होता है। इनके अणुभार भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले, प्रोटीन है, जैसे सेल्यूलोज है, जैसे स्टार्च है, ये बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं, इनका अणुभार भी काफी बड़ा होता है। तो ये स्वयं कोलोइड कण की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो हो गए प्राकृतिक। अगर अपन संश्लेषित वृहद अणु के कोलोइड की बात करें तो जैसे हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये कुछ संश्लेषित बहुलक है जिनके अणु काफी बड़े बड़े होते हैं। तो ये हो गया मैक्रोमोलिकुलर वृहद अणु। तीसरे प्रकार का जो कोलोइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन कई टॉपिक और पढ़ेंगे, देखिएगा। कुछ कोलोइड ऐसे हैं जिनके निर्माण के समय जब परीक्षण माध्यम में परीक्षित प्रावस्था को मिलाते हैं तो जब उनकी सांद्रता निम्न होती है तो वो यथार्थ विलयन की तरह कार्य करते हैं, या उनका गुण है वो यथार्थ विलयन के जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस विलयन की सांद्रता को बढ़ाते चले जाते हैं तो एक निश्चित सांद्रता आने पर उस विलयन के परीक्षित प्रावस्था के कण आपस में संगुणित होते चले जाते हैं, मतलब गुच्छे में इकट्ठा होते चले जाते हैं और इन गुच्छों का आकार कोलोइडी कणों के आकार के जैसा हो जाता है और कोलोइड का निर्माण हो जाता है। तो उच्च सांद्रता पर क्या होगा? उच्च सांद्रता पर ये कोलोइड की तरह व्यवहार करते हैं, निम्न सांद्रता पर यथार्थ विलयन की तरह और उच्च सांद्रता पर कोलोइड की तरह व्यवहार करते हैं। अब यहां पर सांद्रता परिवर्तन से यथार्थ विलयन कोलोइड में परिवर्तित हुआ है। तो देखिएगा सांद्रता का बड़ा मेजर रोल है इसमें। तो सांद्रता बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और एक निश्चित सांद्रता ही जहां पे ये संगुणित हो गए। तो मैं यूं कहूंगा कि वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर विलयन के परीक्षित प्रावस्था के कण संगुणित होकर कोलोइड बना रहे हैं उसे कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। मिसेल क्या है? क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर परीक्षित प्रावस्था के कण संगुणित होकर जो गुच्छा बना रहे हैं, जो समूह बना रहे हैं, जिसका आकार कोलोइडी कण की रेंज में है, उसे मिसेल कहते हैं। उस समूह को, उस गुच्छे को मिसेल कहते हैं। और जिस तापमान पर इस मिसेल का निर्माण होता है या कोलोइड का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्राफ्ट तापमान, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो देखिएगा इस प्रकार का जो संगुणित अणु कोलोइड बनता है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक CMC और एक क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट तापमान। CMC विलयन की वह न्यूनतम सांद्रता है जिस पर कोलोइड बनना शुरू हो जाता है, कोलोइड बन जाता है। क्रिटिकल मिसेल सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, इससे कम सांद्रता होगी तो वह यथार्थ विलयन की तरह कार्य करेगा और क्रांतिक मिसेल सांद्रता होने पर मिसेल बन जाएंगे, अणुओं के समूह बन जाएंगे जिनका आकार कोलोइडी कणों के आकार की कोटि का होगा और कोलोइड का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए जो तापमान है वो है क्राफ्ट तापमान। क्राफ्ट तापमान से नीचे तापमान हुआ तो भी कोलोइड नहीं बनेगा। तो जहां CMC का निर्माण हो रहा है, अणुओं के संगुणन से कोलोइड का निर्माण हो रहा है, वह जिस न्यूनतम तापमान पर होता है उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, क्राफ्ट तापमान कहते हैं। तो CMC का निर्माण कौन से तापमान पे होगा? क्राफ्ट तापमान पे होगा। तो
तो सीएमसी समझ गए होंगे आप, और क्राफ्ट तापमान, ये दो टर्म्स हैं, इस पे भी शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। तो ये है कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के कोलॉइड। अब इसमें एक नया शब्द आया यहाँ पे, मिशेल। मिशेल का निर्माण होता कैसे है वो देखिएगा। मिशेल का निर्माण, अभी अपन ने देखा कि क्राफ्ट तापमान पर कोलोइडल विलयन की जो सांद्रता है वह क्रांतिक मिशेल सांद्रता होने पर उसके कण संगुणित होकर समूह बना लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं, जिन्हें अपन मिशेल कहते हैं, और वो कोलोइडल विलयन की तरह व्यवहार करने लगता है। मिशेल का निर्माण होता कैसे है, इसके लिए देखिए अपन कुछ एग्जांपल ले लें। जैसे एक साबुन का एग्जांपल लें, ये है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट ये क्या है? सोप है, साबुन है। अगर अपन डिटर्जेंट का एग्जांपल लें, जैसे ये है सोडियम लोरिल सल्फेट। सोडियम लोरिल सल्फेट ये क्या है? डिटर्जेंट है। यहां ये CH2 11 है, CH3 CH2 का होल 11 OSO3 Na प्लस, और यहां पर सोडियम स्टीयरेट में क्या है? C17H35 CO Na प्लस। ये दोनों ही जल में जब इनकी सांद्रता कम होती है, कम मात्रा में मिलाते हैं, तो इसका जो वियोजन होता है उस वियोजन से इस प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। ये इस प्रकार के आयन प्राप्त हो गए। ठीक है, ये इसका ऋणायन वाला भाग है दोनों, और ये सोडियम है, ये धनायन वाला भाग है। अगर इसके ऋणायन वाले भाग की बात करें तो ऋणायन वाले भाग में देखिए इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये कार्बन की श्रृंखला है लंबी, और दूसरा इसका क्रियात्मक समूह से प्राप्त ये वाला भाग है। जो इसकी कार्बन की लंबी श्रृंखला है वो यूं दर्शा दूं मैं, और यहां पे जो अगला वाला भाग है वो इस रूप में है। तो देखिए इस कार्बन वाली लंबी श्रृंखला को मैं कह रहा हूं टेल। टेल मतलब पूंछ, और ये जो दूसरा भाग है क्रियात्मक समूह वाला भाग, इसको कह रहा हूं मैं हेड, मतलब सिर। जो टेल वाला भाग है वो अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, और जो सिर वाला भाग है वो है ध्रुवीय भाग है। दिख रहा है साफ साफ, यहां ध्रुवीय भाग है, आवेश का वितरण हो रहा है। यहां पे देखिए आवेश मतलब बने हुए हैं, प्लस माइनस, इधर माइनस बन रहा है, बाकी दूसरे वाले भाग में यहां पर अपन थोड़ा धनावेश मान सकते हैं। तो ये अध्रुवीय भाग है। अब पूंछ वाला जो भाग अध्रुवीय होने के कारण ये जल में नहीं घुलता है, ये हाइड्रोफोबिक है, जल विरोधी भाग है, जल विरोधी। और हेड जो ध्रुवीय प्रकृति का है ये जल स्नेही भाग है, क्योंकि अपन ने देखिए विलयन वाले वीडियोस में अपन ने देखा कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में एक नियम लगता है, समान समान को घुलता है। ध्रुवीय में घुलते हैं, अध्रुवीय में घुलते हैं। पूंछ अध्रुवीय है तो जल विरोधी हो गया, क्योंकि जल कैसा होता है? ध्रुवीय होता है, तो अध्रुवीय जल में नहीं घुल पाएगा। और हेड कैसा इसका? ध्रुवीय प्रकृति का है, इसलिए ये जल स्नेही की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई पात्र है, उस पात्र में जल भरा हुआ है और उसमें आपने
अल्प मात्रा में साबुन या डिटर्जेंट को डाल दिया, तो क्या होगा? चूंकि साबुन या डिटर्जेंट के जो अणु हैं उनके सिर वाला भाग ध्रुवीय है, जल स्नेही है, तो वो इस तरह से जल के द्वारा आकर्षण बल से बंध जाएगा। और उसका जो पूंछ वाला भाग है, जो अध्रुवीय है, जल विरोधी भाग है, वो जल से विपरीत प्रतिकर्षण के कारण इस तरह से अभिविन्यासित हो जाता है। कम सांद्रता पर होगा ऐसा, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे आप साबुन या डिटर्जेंट की सांद्रता को बढ़ाते जा रहे हैं और क्रांतिक मिशेल सांद्रता प्राप्त हो जाती है, वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर मिशेल का निर्माण होता है उसे क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं। जो ही क्रांतिक मिशेल सांद्रता प्राप्त होती है, तापमान क्राफ्ट तापमान प्राप्त अपन इस पे लगा देते हैं, तो क्या होगा कि ये अणु इस तरह से अभिविन्यासित होते हैं, इस तरह से गुच्छों का निर्माण करते हैं कि उस गुच्छे में इन अणुओं का जो अध्रुवीय भाग है, पूंछ वाला भाग है, वो तो गुच्छे के केंद्र की तरफ, और जो ध्रुवीय भाग है वो इस गुच्छे से बाहर की तरफ अभिविन्यासित हो जाते हैं। इसको मैं अलग से अगर यूं बनाऊं, जैसे ये गुच्छा है और इस गुच्छे में अणु इस तरह से अभिविन्यासित हैं। इनका जो पूंछ वाला भाग है वो गुच्छे के केंद्र की तरफ आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं, और इसका जो ध्रुवीय वाला भाग है वो इस गुच्छे के केंद्र से विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है। कब होगा ये? जब CMC प्राप्त होगा, क्रांतिक मिश्रण सांद्रता अपन इसमें कर देंगे तो, और क्राफ्ट तापमान इसमें लगा देंगे। इस गुच्छे को ही क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। ये जो समूह बना, गुच्छा बना, संगुणित अणु बना, मिशेल कहलाता है, और इसका आकार कोलोइडी कण की कोटि का आकार की कोटि का होता है, अतः ये अब कोलोइड की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये मिशेल का निर्माण होता है। अब मिशेल का देखिए दैनिक जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंस है। दैनिक जीवन में जैसे कपड़ों की धुलाई में अपन साबुन या डिटर्जेंट से कपड़े को धोते हैं तो कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है, मैल उसका हट जाता है। और अगर साधारण जल से अपन धोने की कोशिश करें तो कपड़े की सफाई नहीं हो पाती है। तो मिशेल देखिए 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है कि मिशेल का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्रांतिक मिशेल सांद्रता क्या होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, थोड़ा सैद्धांतिक है, और आपको ये इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह कोई रिएक्शन वगैरह भी नहीं है, तो आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए मिशेल के निर्माण से कपड़े की धुलाई कैसे होती है उसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए मिशेल के निर्माण का उपयोग क्या है? कपड़े की धुलाई, और अपन पढ़ रहे हैं कपड़े की धुलाई की क्रिया विधि। देखिएगा कैसे, जैसे मान लेते हैं ये कपड़े की सतह है और उस पर मैल क्या चीज होता है, जैसे अपनी कॉलर है, बाजू है, यहां पर अपने शरीर से तेलीय पदार्थ निकलता है, पसीने के साथ तेल निकलता है, वो चिपक जाता है, तो ये क्या हो गया? तेलीय पदार्थ। तेलीय पदार्थ हाइड्रोकार्बन है। तेलीय पदार्थ की प्रकृति कैसी है? अध्रुवीय। अध्रुवीय है। इस तेलीय पदार्थ में कुछ धूल मिट्टी के कण आके चिपक जाते हैं और उसी को अपन मैल कहते हैं। ठीक है। अब अगर इस कपड़े को साधारण स्वच्छ जल से या साफ जल से धोने की कोशिश करते हैं तो जल कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। और मैल में जो तेलीय पदार्थ है वो कैसा है? अध्रुवीय है। तो ये जो तेल है ये इस जल के साथ घुल नहीं पाता है, घुलेगा नहीं तो कपड़े की सतह से ये पृथक नहीं होगा, तो अपन कहेंगे कि साफ जल से कपड़ा धोते हैं तो वो सफाई नहीं हो पाती है, उसकी धुलाई नहीं हो पाती है। अब अगर जल में साबुन या डिटर्जेंट घोला हुआ है
तो क्या होगा, अभी अपन ने देखा साबुन या डिटर्जेंट के जो दो भाग हैं, पूंछ अध्रुवीय भाग जल विरोधी है और सिर ध्रुवीय भाग जल स्नेही भाग है। अब इसका जो पूंछ वाला भाग है वो जल विरोधी है क्योंकि अध्रुवीय है, लेकिन यहां पर जो तेल चिपका हुआ है कपड़े पे वो भी तो अध्रुवीय है। तो जो साबुन या डिटर्जेंट के अणु हैं उनके पूंछ वाला भाग इस तेल की बूंद के साथ में इस तरह से जुड़ जाता है और एक गुच्छे का निर्माण हो जाता है जिसे अपन मिसेल कहते हैं। इस तरह से जुड़ गया। अब देखिएगा, जब इसमें जल प्रवाहित करेंगे, इसको जल की उपस्थिति में साबुन घोलकर ठोकेंगे पीटेंगे तो क्या होगा, इसके जो सिर वाला भाग है वो सिर वाला भाग जल के साथ जुड़ जाता है आकर्षण बल से, क्योंकि सिर वाला भाग ध्रुवीय प्रकृति का है और जल भी ध्रुवीय प्रकृति का है। और जब इसको अपन हिलाएंगे ठोकेंगे पीटेंगे तब क्या होगा, ये जो तेल की बूंद है ये कपड़े की सतह से हट जाती है और इसका सिर वाला मिसेल का जो सिर वाला भाग है वो इस तरह से जल के साथ आकर्षण बल से बना हुआ है और जल के साथ ये प्रवाहित हो जाता है। देखिए, कपड़े की सतह से जल के प्रवाह ने इस सिर को खींचा, सिर को आकर्षण बल से खींचा, सिर के साथ पूंछ जुड़ी हुई है, पूंछ तेल के बूंद के साथ जुड़ी हुई है तो पूंछ ने तेल की बूंद को खींचा और खींचने से ये कपड़े की सतह से हट जाता है और इस तरह से कपड़े की सफाई आसानी से हो जाती है। तो देखिए, इस साबुन या डिटर्जेंट ने क्या किया, इस तेल की बूंद को जल में घोल दिया और इसको कपड़े की सतह से पृथक कर दिया और जब अपन इसको जल में धोएंगे, जल में से प्रवाहित करेंगे, तेल निकल जाएगा, कपड़े की सफाई हो जाएगी। साबुन और डिटर्जेंट तेल को जल में घोल रहे हैं, तेल भी द्रव है और जल भी द्रव है और उनका कोलॉइड बन रहा है। द्रव का द्रव में कोलॉइड क्या होता है, पायस कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। और इस तेल का जल में इमल्सन या पायस या कोलॉइड किसने बनाया, साबुन या डिटर्जेंट ने बनाया है। अतः यहां साबुन और डिटर्जेंट कैसा काम करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट कैसा काम कर रहे हैं, पाइसी कर्मक या पाइसी कारक का काम करते हैं, क्योंकि ये पाइस बना रहे हैं, तेल का जल में कोलॉइड बना रहे हैं और मतलब मिसेल का निर्माण कर रहे हैं और उससे कपड़े की सफाई हो रही है। तो साबुन डिटर्जेंट पाइसी कर्मक भी हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं पाइसी कर्मक का उदाहरण बताइए, तो आप उदाहरण के रूप में साबुन या डिटर्जेंट बता सकते हैं। कल भी अपन ने एक उदाहरण लिया था, पितरस बाइल जूस, जो अपने पाचन तंत्र में घी और तेल मतलब वसा का जल में पायस बना देता है। तो इस तरह से ये कपड़े की सफाई होती है। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 9 में अपन पढ़ेंगे कि कोलॉइड का निर्माण कैसे होता है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।